हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की जो है क्लास हम लोग का संविधान की कार्यपालिका से रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं, आज इसके अंदर हम लोग को क्या देखना है। आप जानते होंगे इसके पहले जो क्लास लिया गया था, उस क्लास में बताया गया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका साथ मिलकर काम कर सकते हैं, परंतु कार्यपालिका और न्यायपालिका को अनुच्छेद 50 के तहत अलग या पृथक्करण किया गया है। दोनों जो है अलग कार्य करें, तभी जनता की भलाई और जनता के साथ न्याय हो सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को क्षमादान कई चीजें छूट हैं, तो उसमें न्यायालय की तरफ से कहा जाता है कि अगर इसकी जांच होती है और जांच के अंतर्गत यदि किसी राजनीतिक लाभ से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई भी आदेश देता है तो उसे अवैध माना जाएगा। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रह के ही कार्य करना में जनता की भलाई होती है। तो चलिए आज देखते हैं कार्यपालिका। चूंकि आपके सिलेबस के अनुसार ये जो सेक्शन है कार्यपालिका का काफी लंबा सेक्शन है और ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसलिए जहां तक हो सके हमने इसमें वीडियो के माध्यम से लिया है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कार्यपालिका में, यहाँ आपको पुरानी क्लास को थोड़ा रिपीट करेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो कानून को लागू कराना बताया गया था आपको। विधायिका मतलब क्या करेगा? विधि। विधि मतलब नियम का निर्माण करेगा। तो कानून का निर्माण करेगा विधायिका, और फिर उसको कार्य कौन कराएगा? जो है कार्यपालिका। रक्षा कौन करेगा या देख रेख कौन करेगा? कोई भी गलत हो तो किसके लिए, निर्णय के लिए लोग जाएंगे? तो न्यायपालिका के पास। तो वो क्लासेस इसके पहले में बता चुके हैं, जो लोग न देखे हों उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कार्यपालिका को जो है केंद्र में कौन कौन लोग होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में याद रखिएगा, बताया गया था कि मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में और राज्य स्तर में क्या देखेंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के विषय में जानेंगे, प्रेसिडेंट के विषय में जानेंगे, और ध्यान से इसको आप क्लास लीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है चीजें जो है राज्यपाल से मैच करती हैं। ठीक है। और देखिए, क्लास लंबा हो, पढ़ाना दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं सर वीडियो थोड़ा लेट में आता है, तो देखिए क्लास में पढ़ाने में बहुत व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक टीचर को क्लास कोर्स को समाप्त करने के साथ साथ ये भी एक चिंता रहती है कि कमज़ोर जो छात्र छात्राएं हैं, कमज़ोर लोग हैं जिनको जीएस से कोई नाता न है, वो आखिर जीएस को कैसे समझें? तेज तर्रार लोग को तो हर कोई पढ़ा लेगा, कमजोर को कौन पढ़ाए? इसलिए थोड़ा क्लास लेट होता है। पेशेंस रखिए, सब कुछ समय से आएगा। ठीक है। तो राष्ट्रपति के विषय में क्या पढ़ेंगे, उसकी एक रूपरेखा हम यहाँ आपको दिखा दिए हैं। अब देखेंगे है कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले ये 5 हेडिंग को देखिएगा। कार्यपालिका के कार्य को पढ़ेंगे, जिसमें हेडिंग 1 से 4 पॉइंट रहेंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे राष्ट्रपति, जिसमें 1 से 22 पॉइंट रहेंगे। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये सुविधा है इसमें। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नेक्स्ट पेज हमने कर दिया है, तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने का आपको मौका देंगे, आप देख लीजिएगा इसको, तब देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसको आपको हम समझा दें। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? राष्ट्रपति, कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन मिली हुई हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में आते हैं अक्सर, वो पढ़ेंगे। और भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की परामर्श से संबंधित शक्तियां, इनके विषय में इस क्लास में हम लोग जानेंगे। क्लास थोड़ा लंबा है, तो घबराइएगा नहीं, लगे रहिएगा। मेरा यही टारगेट है कि क्लास में कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो आपसे गलत ना हो, छूटे मत। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लीजिए। तो कार्यपालिका के कार्य के अंतर्गत देखेंगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर आएगा। आप साल भर देखिए, मैंने भी साल भर देखा। इंडिया के अदर स्टेट के भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होते हैं, उसमें तो थोड़ा टफ है, लेकिन यूपीएससी के अभी तक जितने पेपर आए हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आए हैं, सतही आए हैं, काम चल जाएगा उससे। ठीक है। कार्यपालिका के कार्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि कार्यपालिका का वर्णन देखेंगे। कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 68 के बीच में है। कार्यपालिका का प्रमुख केंद्र राष्ट्रपति होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। याद रखिएगा,
तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली। अक्सर एग्जाम में आता है, जब देश आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इटली थे। ठीक है, देखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत की राजनीतिक समस्या का अध्ययन करने के लिए माउंटबेटन को गवर्नर बनाकर भेजा। माउंटबेटन, अक्सर एग्जाम में ये लाइन आती है, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर थे, बल्कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी या राजा जी थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को ही आगे चल के राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया। केंद्र के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आदि शामिल होते हैं। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के विषय में। राष्ट्रपति के विषय में देखेंगे, प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का प्रमुख संघ या कह सकते हैं कि संघ केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख या तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा पॉइंट है भारत का निवास यानी राष्ट्रपति का निवास रायसीना हिल्स दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। दूसरा याद रखिएगा, रायसीना हिल्स दिल्ली। दूसरा है नीलमय भवन आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और तीसरा शिमला, अक्सर किताब में यही दो दिया रहता है, रायसीना हिल्स और नीलमय भवन। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन इनकम टैक्स आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद भी इन्हें पेंशन मिलता है। भारतीय संविधान में सामान्यतः 4 पद ऐसे होते हैं जिनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जा सकती है। वह पद है राष्ट्रपति, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीश, केंद्र और राज्य सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये पद होते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा महाभियोग क्या होता है। जैसे भारतीय संविधान में जैसे सभी अधिकारी, जैसे सभी कर्मचारी के एक एक उनके ऊपर अधिकारी बनाए गए हैं, तो इस क्रम को अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उससे बड़ा कोई न कोई होगा। तो एक सबसे बड़े जो अधिकारी लास्ट में होते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, नीचे के कर्मचारियों द्वारा उनको हटाया जा सकता है। उसका एक रूल होता है, हमने यहाँ लिखा है। आप देखेंगे कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य का बहुमत होने चाहिए। इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर देना होता है। महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अभी तक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। वर्तमान में जैसे मान लीजिए अक्सर एग्जाम में पूछता है कि अगर राष्ट्रपति बीमार पड़ जाएं, असमर्थ हों, तो उनके जगह पे कार्य कौन कर सकते हैं, तो उनके जगह पे कार्य उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर वो असमर्थ हो तो कौन कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं। वो अगर असमर्थ हो तो कौन कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसी में जो वरिष्ठतम होंगे वो कर सकते हैं। वो ये बताया जा रहा है, इस लाइन में इसको ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, महाभियोग की जब बात किया जाए तो पूछा जाएगा, आप प्रश्न बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत में सबसे पहले महाभियोग किसके ऊपर लगाया गया था, किस अध्यक्ष के ऊपर लगाया गया था और क्या वो सिद्ध हो चुका था। आपको मैंने गवर्नर जनरल की क्लास ली थी, बताया था कि गवर्नर जनरल के ऊपर नंद कुमार महाभियोग लगाया गया था। एक राजा नंद को उन्होंने गलत फांसी दी थी, तो आपको उस गवर्नर का नाम बताना है। उस जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नाम बताना है, दोनों कमेंट में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, और इंग्लिश मीडियम वाले अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, इसको ले लीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम वाले एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब इसको देखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं 11वां पॉइंट क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यहां देखिएगा, शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम उम्र कोई निर्धारित नहीं है। ये प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए, तो कोई निर्धारित नहीं है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। ठीक है, और भी इसके साथ कुछ शर्तें हैं, आगे देखा जाए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बताए थे कि अगर राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ हो तो उनकी जगह पे कोई न कोई आएंगे, जो आएंगे उन्हीं को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए हो सकते हैं। अभी तक केवल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहला वीवी गिरी, दूसरा वीडी जत्री और तीसरा एम हिदायतुल्ला के विषय में प्रश्न आता है कि उस न्यायाधीश का नाम बताइए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नाम बताइए जो न्यायाधीश से सीधे जो है राष्ट्रपति बने हैं, तो क्या आप आंसर लगाएंगे एम हिदायतुल्ला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे, जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। राजेंद्र क्या 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति की अर्हता निम्नलिखित होती है। क्या अर्हता होती है, सब लोग जानते हैं, जनरल है, अभी तो पढ़ते जो आ रहे हैं कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग 18वें नंबर पे कि राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। आप अगर डाटा देखिए 2014 का, 18 का, 21 का, तो आप देखेंगे ऊपरी सतही प्रश्नों से ही आपका काम चल जाएगा। फिर भी इतना कुछ आप अगर याद कर लें तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, 53 क 1 में कि संघ राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 53(2) में क्या है कि रक्षा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। ठीक है, 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा और कार्यकाल। 57 में क्या है, पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति कई बार बन सकते हैं, लेकिन अभी तक भारतीय इतिहास में देखा जाए तो 2 बार लगातार राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति की बात की जाए तो अमेरिका की राष्ट्रपति लगातार सिर्फ 2 बार ही रह सकते हैं और उनका शपथ हमेशा 20 जनवरी को होता है, वो 4 साल के लिए ही होते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, वो कई बार हो सकते हैं लेकिन कोई नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, और यहाँ भी जैसे आप कह सकते हैं कि शपथ लेने की कोई जो है वो डेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं 1977 के बाद आप देखेंगे 25 जुलाई को जो है डेट यह है राष्ट्रपति शपथ लेती हैं। जैसे 2022 में 21 जुलाई को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है अपना विजयी हुए थे और 25 जुलाई 2022 को ये शपथ ली थी, याद रखिएगा। तो 25 जुलाई का डेट याद रखिएगा, राष्ट्रपति संबंधी चूंकि तथ्य हैं, और आराम से वीडियो को देखिए, घबराइए नहीं। जिसका जीएस कमजोर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि जितने लोग का जीएस कमजोर है और बिल्कुल चाहते हो पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा जाए और सब कुछ इंक्लूड हो, तो पूरी कोशिश टीम मेंबर द्वारा की गई है, मेरे द्वारा की गई है कि आपको दिक्कत ना हो। और आप पढ़े भी होंगे इसके पहले, क्लास लेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे और आपकी अंतरात्मा बताएगी सर सही कह रहे थे। अब देखिएगा 58 अनुच्छेद 58 में क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति की अर्हताएं। 59 में क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति की सेवा शर्त। 60 में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ। 61 में क्या है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। 71 क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, यह भी बताया गया था आपको। देखिएगा, आपसे कहे थे कि भारत में सभी चुनाव कौन कराते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कराते हैं। भारत में सभी चुनाव कराएंगे, लेकिन 2 चुनाव को छोड़ के, कौन कौन, पंचायत और नगर पालिका को छोड़ के। उसी तरह चुनाव संबंधी सभी विवाद का निपटारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाता है, लेकिन चुनाव संबंधित 2 जगह विवाद का निपटारा वो नहीं कराएंगे। वो कौन कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। तो 2 जगह कौन कौन हुआ, एक उपराष्ट्रपति के चुनाव में और दूसरा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है,
और यहाँ जैसे आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका, तो निर्वाचन के तरीके में आप अभी आगे भी डिटेल बताया जाएगा कि मनोनीत सदस्य नहीं देते हैं। राष्ट्रपति को चुनाव वोटिंग कौन नहीं करते हैं? मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं। और राज्यों के विधान परिषद के कुल सदस्य नहीं करते हैं, याद रखिएगा। भारत में आपको बताया गया था इसके पिछले क्लास में कि विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। 6 राज्य कौन कौन है? जोड़ा जोड़ा करके 6 कर लीजिए। उत्तर प्रदेश बगल में बिहार, महाराष्ट्र बगल में कर्नाटक, तेलंगाना बगल में आंध्र प्रदेश, 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद का कोई मेंबर और मनोनीत जितने भी होते हैं वो नहीं देते हैं, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट 72 देखिएगा। अनुच्छेद 72 में हर हालत में इस बार यूपीएससी की 1 सीट आप ले लीजिए, नहीं लेंगे तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके बाद कब आए कोई नहीं जानता है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम भी लेट है, जिसका जो विषय कमजोर है तैयार कर लीजिए। अनुच्छेद 72, नहीं तो पछताने के सिवा और जीवन में कुछ नहीं रहेगा। जितना लेट करेंगे उतने कॉम्पिटिटर आपके एग्जाम में बढ़ जाएंगे, हर वर्ष बढ़ जाएंगे और आपके सर दर्द को बढ़ा देंगे। इसलिए हर हालत में आप लोग सिर्फ क्या करिए, हाथ पैर धुलकर इस एग्जाम के पीछे पड़ जाइए। और मैं और मेरा चैनल पूरा नहा धो के इस एग्जाम के पीछे पड़ गया है कि फर्स्ट पेपर आपकी ठीक से तैयारी करा देंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग 72 में कि राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सलाह तो ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श वो माने, इसके लिए वो बाध्य नहीं होता है। अब बात देखते हैं 19वां पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत, गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसके अंदर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, 15-20 मिनट इसी में लग जाएगा। बस याद रखिएगा आप, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ इस पॉइंट को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, दोनों अक्सर एग्जाम में आता है और ऐसे शब्दों में लिख के आता है, एग्जाम में वहां जो है समझ में नहीं आता है क्या होगा क्या नहीं, ठीक, ध्यान समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर से देखेंगे कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। 22वां पॉइंट है, 1992 में 17वां संविधान संशोधन द्वारा पांडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया, लेकिन आज तक के अपडेट के अनुसार जम्मू और कश्मीर के विधानसभा सभाओं के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इस लाइन को परीक्षा देने से पहले इस पॉइंट को अपडेट होकर आप जाइएगा, ठीक है। हो सकता है जब आपका एग्जाम हो तो इसमें कोई नई चीज आ जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आते हैं, सॉरी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, अक्सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो वही हैबिट है, तो मुझे लग रहा है मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी को बोलते हैं हैबिट बना लीजिए पढ़ने की, बार बार पढ़ेंगे कोई चीज को तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है भाई? अब इसमें से इसको हम लोग हेडिंग वाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला देखिएगा कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां। दूसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की परामर्श से संबंधित शक्तियां। ये हम लोग अब हेडिंग वाइज एक एक को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, देखा जाए कौन कौन शक्तियां हैं। 4 पॉइंट मुख्य रूप से हैं, और 4 पॉइंट में कौन कौन है। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होगा। राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पास होता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद का गठन। दूसरा क्या है, नियुक्त करना और हटाना। नियुक्त करना, जैसे प्रसाद पर्यंत कहते हैं,
जैसे राज्यपाल क्या है, प्रसाद, जब चाहे राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, बाकी लोग को भी हटा सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ पद ऐसे होते हैं कि सलाह लेना पड़ता है। संस्थाओं का गठन, जैसे आयोग का गठन, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन कौन आयोग है जिनका गठन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, हेड का गठन राष्ट्रपति करते हैं? क्या सेबी का, नाबार्ड का, आरबीआई के हेड का, ट्राई के हेड का जो है ये करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तीसरा आपने क्या पढ़ा कि संस्थाओं का गठन। चौथा आप क्या देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त की नियुक्ति। ये 4 पॉइंट आप देखेंगे। अब इसमें कुछ चीजें देखिएगा, ए हम लोग पॉइंट चल रहे हैं, अभी बी पे नहीं चलेंगे, बी चलेंगे फिर चर्चा करेंगे। ए पॉइंट में देखेंगे कुछ चीजें हैं जो आपको, इसलिए इसको नोट हमने करके लिखा है, नोट करके। ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, यानी इतने लोग को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, कैग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अभी इन दोनों के विषय में बताएंगे, आगे चर्चा कर रहे हैं। और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और वित्त आयोग। एक नजर में इसको आप देख लीजिएगा, यानी राष्ट्रपति इतने लोग को नियुक्त करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग। ये आपने अभी हमने आपको बताया, कैग सीएजी के विषय में बता दिया आपको। इनको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। अक्सर कभी कभी ये दो लोग ज्यादा पूछे जाते हैं, महान्यायवादी, ठीक है, और कैग के विषय में पूछता है तो कैग की इंग्लिश नीचे दी गई है। ये अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन है। 148 क्या होता है? ये इनका शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा होता है। कार्यकाल ये 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए ये होता है। उल्लंघन करने पर दोनों सदनों में, यानी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से हटाए जा सकते हैं। लोक लेखा समिति के समीप रहकर ये कार्य करते हैं। अभी आगे आपको चर्चा करेंगे। लोकसभा के खर्च आदि का ये कार्य देखते हैं। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये आप याद रखिएगा, जो 14वें क्रम के हैं। उसी हेडिंग के अनुसार जैसे हमने बताया था, इनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा इनके विषय में बता दें, और इनके विषय में अब उसके बाद बताने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के विषय में। अब देखिएगा, महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है, भारत का प्रथम विधि पदाधिकारी होते हैं। भारत के प्रथम होते हैं। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है इनका। सदन के दोनों अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान नहीं दे सकते हैं क्योंकि संसद का सदस्य नहीं होते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। केंद्र सरकार के सरकारी वकील होते हैं। राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार होते हैं। पूरे देश में सिर्फ एक ही पद होता है और वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकटरमणी 16वें क्रम के हैं। अभी हाल में ये बदले हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इन दोनों के विषय में था। अब एक प्रश्न ये हम लोग देख आता है कि राष्ट्रपति किन किन संस्थाओं का गठन करते हैं। अभी हम लोग ए पॉइंट पे ही चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग ए पॉइंट पे चल रहे हैं, और ए पॉइंट को चलने के बाद हम लोग जो है ये राष्ट्रपति ने किनको नियुक्त करते हैं और किन आयोग का गठन करते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित संस्थाओं के गठन की शक्ति होती है। पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी आयोग यानी अनुसूचित आयोग, और एसटी अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आयोग, भाषा आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक किसे कहा गया है? याद रखिए, कहा जाता है हिंदू धर्म को छोड़ के जितने भी भारत में धर्म हैं, भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की, ये हम लोगों ने पहला हमने पढ़ लिया था, आप लोग पढ़े थे, कार्यपालिका की शक्ति हम लोग देख चुके थे। और आपको मैं बता दूं, इस क्लास को ठीक से समझना होगा तो इस चीज को पहले आप नोट कर लीजिएगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस 4 हेडिंग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 5 हेडिंग को पढ़ेंगे। इस 5 हेडिंग के दौरान हमने पहले हेडिंग को क्लास बताया, अब दूसरे हेडिंग को बताने जा रहे हैं। ऐसे करके हम लोग यहाँ पाएंगे फिर। ठीक है, तो दूसरा है बी पॉइंट है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत देखेंगे हम लोग कि कार्यपालिका की शक्ति हो गया था। हाँ ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां इसमें देखेंगे। सदनों में मनोनीत सदस्य संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसे आंग्ल इंडियन और विधानसभा। ठीक है, यानी मनोनीत सदस्य, जैसे कहा जाता है ना कि एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि पितृ पक्ष परंपरा से, याद रखिएगा, कोई अंग्रेज हो और मातृपक्ष परंपरा से कोई भारतीय हो,
और इनसे जो उत्पन्न संतान होता है उसी को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति देखते हैं। तीसरा है अध्यादेश जारी करने की संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। चौथा है कि वीटो पावर संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। और पांचवा है सदनों में सत्र संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि एक एक हेडिंग डाल के कि क्या होगा। और यहाँ देखिएगा जो मैंने प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति, सेबी आप जानते होंगे शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। बैंकों का कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, आरबीआई के हेड। बीमा कंपनी का कंट्रोल कौन करता है, इरदा, इसके हेड। और संचार कंपनियों के कौन कंट्रोल करता है, ट्राई, इनके हेड। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देने के लिए, विकास करने के लिए कौन सा बैंक, तो नाबार्ड बैंक, तो इसके हेड। इनकी हेड की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आपके एग्जाम में एग्जामिनर घुमाने के लिए प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट करिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति, सेबी के हेड की नियुक्ति, आरबीआई के हेड की नियुक्ति, इरदा के हेड की नियुक्ति, ट्राई के हेड की नियुक्ति, नाबार्ड के हेड की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग पॉइंट पे आएंगे, दूसरे बी पॉइंट के हम लोग पहले पे थोड़ा डिटेल कर ले हैं कि सदनों में मनोनीत सदस्य संबंधित राष्ट्रपति की नियुक्तियां, ये क्या है भाई, देखा जाए इसको। जैसे 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 आंग्ल इंडियन और जो है विधानसभा आदि। यदि यहाँ हमने चर्चा किया, यदि पितृ परंपरा का कोई अंग्रेज है और मातृ परंपरा से कोई भारतीय है तो उससे उत्पन्न संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा जाए कि संस्थानों के वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी यूपीएससी, सीएजी, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इसे सदनों में रखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियां, यानी अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास जो हैं कि जब संसद में सत्र न हो और कानून बनाना जरूरी हो, इस पॉइंट को समझिएगा, जब संसद में सत्र न हो और कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 जारी कर सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश इसको देख लीजिएगा। और अध्यादेश जारी करने की विशेषता, अध्यादेश जारी करने की विशेषता क्या होती है, उस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अध्यादेश वही प्रभाव होगा, अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अध्यादेश का प्रभाव 6 माह तक रहता है। यदि 6 माह के अंदर दोनों सदन अध्यादेश को पास नहीं करते तो अध्यादेश अप्रभावी, याद रखिएगा, अप्रभावी हो जाएगा। इस प्रकार अध्यादेश का प्रभाव 6 महीने रहता है। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। बेसिक तो जो संविधान आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें समझाना है कुछ। चौथा देखिएगा, अध्यादेश जारी होने के बाद यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो नई लोकसभा के गठित होने के 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा द्वारा अध्यादेश पास हो जाना चाहिए। इस प्रकार अध्यादेश का कुल प्रभाव 6 माह 6 सप्ताह होता है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन यानी कुप्रवाद केस आ सकता है। यानी यहाँ फिर देखेंगे, अध्यादेश का न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी यदि अध्यादेश से मूल अधिकार, यदि अध्यादेश से मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है तो ऐसा अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा। ये बार बार न्यायपालिका कार्यपालिका को कहता है। जैसे आप जानते होंगे कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था कि युद्ध की नीति को छोड़ दिया था। लेकिन जब वो अटवी राज के, कह सकते हैं कि जंगली राज को या अन्य दुश्मनों को धमकाना होता था तो सम्राट अशोक कहता था मैंने युद्ध की नीति छोड़ दिया है, तलवार उठाना नहीं भूला हूं। उसी तरह समय समय पे आप भारतीय संविधान को जब पढ़ेंगे तो समय समय पर जो है न्यायपालिका कार्यपालिका को समझाता रहता है। अभी आप क्षमादान देखेंगे, क्षमादान जब राष्ट्रपति के क्षमादान देखेंगे वहां भी इस बात को न्यायपालिका कहता है कि अगर इसका अधिकार होगा या राजनीतिक प्रेरणा से काम करेंगे या किसी जो है पूर्वाग्रही प्रेरणा से काम करेंगे तो जो भी क्षमादान करेंगे वो अप्रभावी हो जाएगा। यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से होना बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 50 का पालन करना देश हित के लिए सर्वोपरि है। ठीक है, या फिर देखेंगे 7वां
7वां पॉइंट क्या है कि बहुत लंबे समय तक किसी विधेयक को अध्यादेश के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और फिर ये पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा टीम मेंबर द्वारा है, इसको भी बताना पड़ता है, जो लोग नए हैं उनके लिए हमारे टीम मेंबर द्वारा स्पेशल ये चैनल बनाया गया। याद रखिएगा यूपीएससी 2023 जो आपका 51 है, जब तक इसका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये आपका टेस्ट पेपर है। इसमें ये 1999 रुपये रेट था, लेकिन 19 संजोग से आयोग टूट गया, एग्जाम कल गया, तो रेट इसका 999 है और ये लिमिट समय के लिए है। आपको इसमें टेस्ट दिए जाएंगे, याद रखिएगा, फिर से कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, ये टेस्ट के लिए है, पर डे टेस्ट होता है। रेस करना है तो रेसरों के बीच में आइए, तब मालूम चलेगा किसकी गति कितनी है। इस समय पर डे 7:30 बजे टेस्ट होती है, और जो है यूपी रैंक के लोग आते हैं इसमें और टेस्ट दीजिए। और इस टेस्ट वाले सीरीज के साथ आपको फ्री क्या है वो देखिए, फ्री है पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में। 100 से ऊपर मॉडल पेपर हैं, आप देख सकते हैं 100 से ऊपर का 150 चला गया है। सिलेबस वाइड टेस्ट आपको दिया जाता है बिल्कुल बता के, ग्रुप वाइड टेस्ट, सालवर्ड पेपर है, 6 यूनिट वाइड टेस्ट है, और टेस्ट वैलिडिटी जब तक इसका एग्जाम न हो जाए, किसका 51 का, बाकी इससे मतलब नहीं है, 51 का जब तक एग्जाम न करा लें तब तक ये सर्विस आपको मिलती रहेगी, और बेहतरीन तरीके से टीम मेंबर द्वारा आपको तरीके से समझा दिया जाएगा। जो भी लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक न किए हो, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो ऐसे मिलता रहे। कोई भी नई सूचना आए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आप ये सॉफ्टवेयर लेने के लिए जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप हेलो लिख के भेजेंगे, आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक को आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसे परचेज या बाय नाउ करेंगे तो आपके जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें चौथा देखते हैं। ठीक है, आप उम्मीद है समझ रहे होंगे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि चौथा हम लोग राष्ट्रपति के वीटो पावर, विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये देखिएगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे, और इसके अंतर्गत हेडिंग था, उस हेडिंग के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि विधायी शक्तियां में हम लोग इतने चीजों को पढ़ेंगे, 5 पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति हम लोग पढ़ लिए थे, और वीटो पावर के संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीटो पावर क्या होता है इसको देखा जाए। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द से ही घबराहट हो जाती है, अब सही आंसर का चुनाव नहीं होता है। मेरा बहुत पुराना 10 साल पुराना डायलॉग है, अक्सर मैं ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि अगर प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप जो है सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी शब्द आए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्या उसका अर्थ होता है बस जानिए, बाकी आप कर लेंगे। वीटो पावर, वीटो क्या है, एक लैटिन शब्द है, वीटो का अर्थ होता है रोकना। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना, ये क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। अब विधेयक क्या होता है, विधेयक मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून पास होने के लिए प्रोसेस में हो, यानी कोई कानून अधिनियम एक्ट जब प्रोसेस में हो तो उसे विधेयक कहते हैं। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो कानून बन जाए, तो उसे अधिनियम एक्ट कानून कहा जाता है। ठीक है, तो वीटो पावर क्या क्या है राष्ट्रपति का देखा जाए, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, यह हमने लिखा भी है कि वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक या कानून बनने की अवस्था को कानून बनने से रोकता है तो उसे वीटो पावर कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है जो निम्नलिखित है, और 3 प्रकार कौन कौन है देखिएगा, ए बी सी। ए क्या है, पूर्ण या आत्यंतिक वीटो पावर, पूर्ण या आत्यंतिक वीटो पावर। दूसरा निलंबनकारी वीटो पावर। तीसरा पॉकेट या जेबी वीटो पावर। अब तीनों का बस शॉर्टकट में मैं बता दिया हूं। पूर्ण या आत्यंतिक वीटो पावर क्या होता है, यहां देखेंगे आप, ये क्या होगा कि जब विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दे, साइन नहीं करना है, तो क्या कहलाएगा, पूर्ण या आत्यंतिक वीटो पावर। ठीक है, निलंबनकारी वीटो पावर मतलब जब विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे, कहे कि ये आपने विधेयक लाया है, इसके ले जाइए, इस पर फिर से विचार करिए। लेकिन याद रखिएगा, एक बार पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति तो लौटा सकता है, दोबारा उस पुनर्विचार करके या न करके दोबारा राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा क्या है, पॉकेट या जेबी वीटो पावर, जब विधेयक पर राष्ट्रपति अनिश्चित समय के लिए होल्ड कर दे। भारतीय संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने देर में कब राष्ट्रपति को विधेयक पर सिग्नेचर करना है। आप जानते होंगे 1986 में
1986 में इसके पावर का प्रयोग किया गया था जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, डाक अधिनियम लाए थे और उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो डाक अधिनियम को उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, होल्ड कर दिया था। यानी आप कह सकते हैं कि ये पॉकेट वीटो का उन्होंने प्रयोग किया था। वीटो पावर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। पहला है निलंबनकारी वीटो पावर। पॉकेट वीटो का पावर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं लाया जा सकता। दूसरा है पॉकेट या जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में डाक तार बिल पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। तीसरा है पूर्ण या आंतरिक वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या कह सकते हैं मिसाइल मैन ने किया था। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के प्रथम गैर जो है राजनीतिक राष्ट्रपति या भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तो क्या आंसर देंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण लगाइएगा। ठीक है, आइए अभी आगे चर्चा करेंगे, फिर से देखेंगे। निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये इंग्लिश है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम लोग सदनों में सत्र संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, वीटो के बाद एक और पॉइंट बच रहा था, यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। तीसरा है दो सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रायः एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। 3 सत्र कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला कौन? बजट या ग्रीष्मकालीन सत्र, ये सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा, फरवरी महीने। दूसरा मानसून सत्र जुलाई महीने में। शीतकालीन सत्र नवंबर महीने में। ठीक है, नोट में देखेंगे सत्रावसान क्या होता है? दो सदनों के बीच की अवधि को सत्रावसान कहा जाता है। दो सदन के बीच की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भंग या विघटन, नाम से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। यानी लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसे ही भंग या विघटन कहा जाता है। लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि यह अस्थायी सदस्य होता है, बल्कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है। आपको बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि 5 साल पे जो है लोकसभा चली जाती है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। और जो है राज्यसभा के सदस्य रहते हैं और हर 2 साल पे जो है 1/3 इसके जो है त्यागपत्र देते रहते हैं, इसलिए उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। संबोधन या अभिभाषण क्या है? राष्ट्रपति दोनों सदनों में अलग अलग अथवा एक साथ संबोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशेष संबोधन या विशेष अभिभाषण, ये क्या होता है भाई? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कैबिनेट तैयार करता है, जिसमें सरकारी नीतियों का उल्लेख होता है। दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर राष्ट्रपति प्रथम संबोधन करता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण निम्न 2 विशेष अवसरों पर होता है। पहला, नई लोकसभा के गठन होने के बाद। दूसरा, वर्ष के प्रारंभ में ग्रीष्मकालीन सत्र में। पांचवा है स्थगन। सदन का स्थगन सदन का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का स्थगन सभापति द्वारा। सभापति कौन होते हैं? हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कौन है बताइए कमेंट में। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे, ये भी बताइए। याद रखिएगा, राज्यसभा का स्थगन सभापति करते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, और सदन का स्थगन निम्न 2 आधारों पर किया जाता है। पहला क्या आधार है कि सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होने पर। दूसरा, गणपूर्ति या कोरम न होने पर यह स्थगन होता है। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? तो गणपूर्ति या कोरम सदन की वह न्यूनतम संख्या होती है जो सदन की बैठक के लिए आवश्यक होती है। गणपूर्ति या कोरम उस सदन का 1/10 होता है। जैसे लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम के लिए 55 सीट, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, और राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम के लिए 25 सीट माना जाता है। ठीक है, लगभग माना जाता है। साइन बोर्ड, साइन डाई क्या होता है? साइन डाई जब सदन के सदस्य सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करते हैं तो सदन का अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, इसे ही साइन डाई कहा जाता है। स्थगन के बाद सदन का सत्र सदन का अध्यक्ष ही बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे आपको बताए थे कि हम लोग पढ़ रहे थे, तो राष्ट्रपति के जो है, अभी हम लोग विधायी शक्तियां पढ़े, आप
उसके बाद क्या पढ़ें कि राष्ट्रपति की हम लोग पढ़ चुके हैं विधायी शक्तियाँ, ठीक है, और ये न्यायिक शक्तियाँ। इस चैप्टर में सिर्फ राष्ट्रपति है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इसे लास्ट तक देखिए तब आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक बार वीडियो 2 बार देख लेंगे, इससे एग्जाम संबंधी जो भी इससे प्रश्न आएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होता है भाई, देखा जाए तो सबसे पहले इसमें 3-4 पॉइंट बताया गया था कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के आधार पे देखिएगा कि सी पॉइंट है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों को नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार संसद की सलाह पर राष्ट्रपति के पास होता है। दूसरा, क्षमादान की शक्ति। यहाँ नोट पॉइंट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की विवेकी अधिकार नहीं है, अपितु वह मंत्री परिषद के परामर्श पर क्षमादान करेंगे। केहर सिंह बनाम भारत सरकार केस, ये याद रखिएगा, केहर सिंह बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्षमादान के आधारों पर न्यायपालिका जांच करेगी। यदि क्षमादान राजनीतिक कारणों से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। अभी हमने चर्चा किया था इसका, उसे अवैध माना जाएगा। नोट करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में आता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए और शब्दों को बच्चे देखते हैं तो लगता है शब्द सुने ही नहीं है, तो कठिन है, सुने नहीं है तो कठिन है, चलो छोड़ो आगे चलो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन से असिस्टेंट प्रोफेसर के में एग्जाम इंटरव्यू दे के लौट आए लोग, ऐसा मत सोचिए। इसलिए सोचिए जितना भी क्लास ले रहे हैं आपको सभी प्रश्न सही करना है, और इससे अच्छा शानदार जानदार नौकरी, इससे अच्छी सैलरी वाला नहीं है, समझ लीजिए। और जितना शानदार आपकी सर्विस होगी उतना शानदार जानदार आपको मेहनत भी करना होगा, इसलिए लगे रहिए। अब देखिए, राष्ट्रपति क्षमा दान के अंतर्गत क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन करता है, जिसकी परिभाषा निम्नलिखित है। क्या क्या परिभाषा है? पहला, क्षमा। क्षमा में देखिएगा, जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करता है तो वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इसे ही क्षमा कहते हैं। अब एक लाइन में शॉर्टकट में बस ये आप भी पढ़ सकते हैं, अर्थात सजा को पूर्ण माफ कर देना क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। लघुकरण, जब राष्ट्रपति दिए गए दंड को लघु अथवा छोटा कर देता है तो उसे लघुकरण कहा जाता है। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि क्षमादान में जो शब्दावली आती है वह होता क्या है। अर्थात सजा की प्रकृति दी जाती है, उसकी प्रकृति बदल दी जाती है। परिहार में देखेंगे, दंडादेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना ही परिहार कहलाता है। जैसे 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना, अर्थात सजा कम कर दी जाती है लेकिन सजा की प्रकृति नहीं बदलती है। चौथा है विराम, किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दिए गए दंड का पालन करने से रोकना ही विराम कहलाता है। जैसे यदि अपराधी गर्भवती महिला है तो उसको दंड का पालन करने से रोका जा सकेगा, अर्थात सजा में प्रकृति और सजा दोनों बदला जा सकता है। पांचवा है प्राविलंबन, यानी मृत्यु को अस्थायी समय के लिए रोकना, यानी अस्थायी समय के लिए अप्रभावी कर देना प्राविलंबन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, अक्सर आता है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है भाई। अब देखिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष पर राज्य के और केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक को तभी लोकसभा में पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करे। तीसरा, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से वर्ष का बजट लोकसभा में पेश करवाते हैं। चौथा है, राष्ट्रपति किसी अदृश्य व्यय के भुगतान हेतु भारत के आकस्मिक निधि से व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां निम्नलिखित हैं। जब एक सभ्य राष्ट्र किसी दूसरे सभ्य राष्ट्र के साथ जो कूटनीतिक आचरण करता है उसे राजनयिक संबंध कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा किए गए सभी संधि समझौते पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी विदेशी राजदूत राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर भारत में नहीं आ सकता। चौथा पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय राजदूतों को विदेश में नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां।
राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां क्या है भाई, देखते हैं इसको कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है। तीसरा, भारत का राष्ट्रपति युद्ध के आरंभ और समाप्ति की घोषणा संसद की अनुमति के अनुसार करता है। ठीक है जी पॉइंट, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अक्सर आता है एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? 1, 2, 3। और पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, यहीं से आपके एग्जाम में काम चल जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल 360। और याद रखिएगा, पहला और दूसरा ये राष्ट्रीय होता है, ठीक ना, ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और ये राज्य का होता है। ये किसका होता है? राज्य का होता है राष्ट्रपति शासन। अब तीनों के विषय में एक एक पॉइंट पढ़ते हम लोग आएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी विशेष भूखंड की सुरक्षा व्यवस्था संकट में है तो वह कैबिनेट के लिखित परामर्श पर निम्नलिखित 3 आधारों पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। पहला, जब भारत में युद्ध की स्थिति हो, जब भारत में बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, जब भारत में आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह का स्थिति आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नोट में देखिएगा, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द जोड़ा गया। दूसरा, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह अभी तक 3 बार लगा। 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध में, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक विद्रोह के समय। केवल, यानी कहा जा रहा है जब पहला या कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो तो सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। यानी केवल अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है, केवल अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित हो जाते हैं। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। आपको बताए थे कि 3 चीज पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ लिया, राष्ट्रपति आपातकाल और राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे, फिर वित्तीय आपात। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन पढ़ने जा रहे हैं। इसी को राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति शासन क्या है कि जब राज्य का कानून व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संसद में हर 6 माह पर पास होने पर यह अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लागू होता है, लेकिन इसे बढ़ा के केवल जो है, याद रखिएगा, 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। लेकिन पंजाब राज्य में क्या हुआ? पंजाब राज्य में इसे 2 बार संविधान संशोधन करके बढ़ाया गया। उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। जैसे 67वां 67 संविधान संशोधन 1990 में और 68वां संविधान संशोधन 1991 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। यानी पंजाब में अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 साल कंप्लीट हो गया, 6 महीना पूरा करके, अब नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन स्थितियां लगाने लायक थी। तो क्या हुआ? संविधान संशोधन किया गया 67वां 1990 में, तो 3-4 साल, 3 साल की बजाय 1 साल बढ़ा तो 4 साल हो गया। फिर क्या हुआ? 91 में 68वां संविधान संशोधन किया गया तो 4 साल, फिर 1 साल बढ़ गया तो 5 साल के लिए हो गया। ये अक्सर आपके एग्जाम पूछ सकता है कि कहाँ पे जो है किया गया, तो पंजाब राज्य में, पेप्सू राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित क्या? राष्ट्रपति शासन के निम्नलिखित प्रभाव हैं। क्या प्रभाव है भाई? देखिएगा कि राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकार सस्पेंड, निलंबित नहीं होता है। दूसरा, राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है लेकिन विधानसभा भंग नहीं होती। स्थानीय सरकार बर्खास्त नहीं होती। राज्य का शासन प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। नोट में देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 पंजाब में लगा। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में 10 बार लगा। नोट कर लेंगे इसको। और वित्तीय आपातकाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? देखिएगा, वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में वर्णन है, अभी तक भारत में नहीं लगा है। यानी वित्तीय आपातकाल भारत में 1 बार भी नहीं लगा है। संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भूखंड वित्तीय संकट की स्थिति में है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर, यहाँ मौखिक परामर्श है, वहां लिखित परामर्श था, याद रखिएगा, मौखिक परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
वित्तीय आपातकाल के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन घटाया जा सकता है और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों का वेतन घटाया जा सकता है। वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र के अधीन हो जाती है और धन विधेयक, वित्त विधेयक केंद्र के अधीन हो जाता है। राष्ट्रपति की परामर्श से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति की परामर्श से संबंधित शक्तियां कौन है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श लेने की शक्तियां प्राप्त हैं, यानी अनुच्छेद 143 143 में। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आपके 2 पेज और हैं, ठीक है। उसके बाद 2 पेज में देखिएगा, इसमें राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में वन लाइनर के रूप में इस प्रश्न को दिया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है और राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा प्रश्न आएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एम हिदायतुल्लाह इनका नाम याद रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के गैर राजनीतिक या वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन, याद रखिएगा, ये वर्तमान मत लगा दीजिएगा। भारत में अब तक कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कौन कौन? VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और BD जत्ती। उसके बाद राष्ट्रपति संबंधी के प्रमुख, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति आप सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में जैसे आएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, प्रथम याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी, भारत के अजात शत्रु, 1950 से 1962 तक लगातार ये 2 बार बने, याद रखिएगा। उसके बाद सर्वपल्ली, इनका क्रम याद करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे थे ही सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन्हें भारत का प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और इनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो गई थी। एक और थे फखरुद्दीन, उनका भी हो गया था। वारामिहिर वेंकट यानी VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति और निर्वाचन के समय 2 बार इनका मतगणना हुआ था। पूछता है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो VV गिरी, और उसके बाद निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी को याद रखिएगा, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और 1986 में पॉकेट वीटो पावर का इन्होंने प्रयोग किया था, बताए थे आपको। यहां से आपको क्रम याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे आपकी मर्जी। आपको सबसे पहले याद करना चाहिए 12वां क्रम प्रतिभा देवी पाटिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था, प्रतिभा देवी पाटिल। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 2007 से 2012 तक। ये सभी लोग 25 जुलाई को पद ग्रहण करते हैं। 13वें राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, निधन हुआ, 2012 से 17 तक थे। इनकी पुस्तक का नाम था द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17। 14वें इसके पहले रामनाथ कोविंद, 2017 से 2022, कम पूछ सकता है। ये पूछेगा 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई 2022 से अब तक, और इनके विषय में 5 पॉइंट याद रखिएगा जो करंट में आ सकता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये द्वितीय महिला भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट, प्रथम जनजाति राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, और प्रथम महिला राज्यपाल ये बनी थी कहाँ की, तो झारखंड की। 2015 से 21 के बीच में ये प्रथम झारखंड राज्य की राज्यपाल बनी थी। चौथा, सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इन्हें नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था 2007 में, याद रखिएगा। और इनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को ये बने थे, यानी यशवंत सिन्हा 2022 में थे, उनको हरा के राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्लास में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, बहुत लंबा हो जाएगा, लगातार मैं बोल रहा हूँ और आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए क्लास को यहीं समाप्त कर देना ही उचित रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है, उसको भी देखिएगा, कंटिन्यू क्लास देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि उसमें सुधार करके अन्य चीजें जोड़ के जो भी हो आपको आगे वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद जय भारत, ठीक है।